Hello everyone, this is Hasham sir and welcome to Rapid Commerce classes. Dear students, क्लास 11 के लिए आज से अब रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं आपको। तो जो भी चैनल पर नए हैं, क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलता रहे। तो हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। पहले चैप्टर 6 है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है इसको भी पहले जानने से इसको जानने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम समझ लें बैलेंस शीट क्या है। चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कितने पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो हमें 4 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने हैं, यानी 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये 4 पॉइंट्स क्या क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है, आप देखेंगे सबसे पहले गिवन है आपका कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। दूसरा पॉइंट होगा इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफेक्ट्स होगा ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन का, दूसरी हेडिंग में हम ये देखेंगे। तीसरा पॉइंट होगा मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है ये भी हम समझेंगे। फिर चौथा यानी 4th पॉइंट होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी 4th पॉइंट में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला पॉइंट होगा। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, सारी जो हेडिंग्स होंगी, सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स होंगे उन हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है। लेकिन मैंने आपको समझाया अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग समझने से भी पहले हमें ज़रूरत है कि हम समझ लें कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, मैं इसको आपको पूरा समझा रहा हूँ। आप देखेंगे बैलेंस शीट यहाँ पर लिखा है मैंने, और इसके अगर देखेंगे राइट साइड में तो इसके राइट साइड में एसेट्स दिखाया जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज दिखाई जाती है। यहाँ पर आप अमाउंट दोनों तरफ दिखाते हैं। एसेट साइड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मीन एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, यानी आपके पास क्या संपत्ति है। तो सबसे पहले गिवन है कैश एंड बैंक आपके पास है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमसे कुछ पैसे लेने होते, मतलब जिनसे हमें कुछ पैसे लेने होते, हमने उनको सामान दिया होता है और उनसे हमें कुछ पैसे लेने हैं, वो होते हैं हमारे डेटर्स। ठीक है ना। तो कैश एंड बैंक और डेटर्स हैं। स्टॉक इन ट्रेड, यानी ट्रेड में हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। हमारे पास मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम बुक सेलर है, तो जो स्टॉक हमारे पास बुक का रखा हुआ है उसे कहा जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। फर्नीचर हमारे पास कितने का है, मशीनरी कितने की है और बिल्डिंग कितने की है। टोटल हमने जब जोड़ दिया तो ये आया 1 लाख, यानी राइट हैंड साइड जो है एसेट साइड में आ गया है 1 लाख। तो हमने यहाँ पर टोटल दिखा दिया 1 लाख। जबकि हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड आए तो पता चला कैपिटल जो हमारी पूंजी थी, जो हमारे पास कैपिटल हमारा अपना था, वो था सिर्फ और सिर्फ 60,000। तो एक बात बताइए, जब हमने सामान हमारे पास 1 लाख का है तो कैपिटल सिर्फ 60,000 था, तो 40,000 कहाँ गया। जाहिर सी बात है, हमने हमारे क्रेडिटर्स थे और बैंक ओवरड्राफ्ट था, यानी क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं। हमारे क्रेडिटर थे और बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये था 40,000। तो दोनों को मिला दिया गया तो ये 1 लाख और 1 लाख आ गया। याद रखिए कभी भी बैलेंस शीट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो दोनों उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड इक्वल होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि एसेट्स यहाँ पर गिवन था और यहाँ पर गिवन था कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इन दोनों को हमने समझ लिया कि ये किस तरह से इक्वल कर दिए गए, कि यहाँ पर एसेट्स था 1 लाख का, कैपिटल 60,000 था और बाकी लायबिलिटीज के जरिए यानी क्रेडिटर से लेकर के बैंक ओवरड्राफ्ट लेकर के आपने ये संपत्ति खरीदी थी या ये संपत्ति आपके पास थी। तो ये आपके पास सीन था, यानी ये पैसे यहाँ से आए थे। कहाँ से, सबसे पहली बात आपका खुद का कैपिटल था, उसके बाद क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट से आपने 40,000 लिया हुआ था, जहाँ पर टोटल 1 लाख दोनों तरफ
हो गया। यानी आपको ये भी समझ में आ गया कि एसेट साइड भी आपका, यानी जो एसेट साइड जिसको आप राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये भी 1 लाख हो गया। और आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज यानी जिसको लेफ्ट हैंड साइड आप बोलते हैं, ये भी 1 लाख हो गया। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। हमने अब तक समझ लिया है कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब इस बैलेंस शीट के ही ऊपर हम आपको समझाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो आइए इस बैलेंस शीट को ही हम बेस बना करके समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है। अब हम बैलेंस शीट में जो पोजीशन गिवन है उसको आपको एक्सप्रेस करके दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में। अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम आपको बताते हैं। ये चैप्टर जो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इजी होने वाला है और बहुत इजी वे में भी आपको मैं समझाऊंगा भी। तो आपको समझना क्या है, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप देखने जा रहे हैं। गिवन था आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स था कितने का, 1 लाख का। तो अगर एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को प्लस कर देते हैं कैपिटल में। लायबिलिटी 40,000 थी जबकि कैपिटल 60,000 था, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो 1 लाख एसेट्स आपका आ गया। अगर आपसे कहा जाता है कि आप लायबिलिटीज को ही हमें फाइंड आउट करके बताइए, निकाल करके बताइए, तो आप एसेट्स में से माइनस कर देंगे कैपिटल को। एसेट्स आपके पास था 1 लाख जबकि कैपिटल था 60,000। जब आपने इसमें माइनस कर दिया तो लायबिलिटीज 40,000 हो गई। और करके मैंने बताया है कि कैपिटल फाइंड आउट करना है तो एसेट्स से आप माइनस कर देंगे लायबिलिटीज। यानी एसेट्स की बात करेंगे अगर तो 1 लाख था और लायबिलिटीज थी 40,000, तो आपका ये 60,000 आ जाएगा। यानी ये डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम आपको ये बता रहे थे कि इस बैलेंस शीट में जो भी चीजें दी हुई थी उसको अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो किस तरह से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया। यानी ये काफी इजी था, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आज की क्लास में मैंने आपको यही समझाया है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, बस यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसमें कोई खास बात नहीं है। अगली जो क्लास होगी वो आपका एक टॉपिक तो फिनिश हो गया। ये टॉपिक क्या था, सबसे पहला टॉपिक था जिसका नाम क्या था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जब कल की क्लास आएगी तो कल की क्लास में जो टॉपिक होगा उस पर एक क्लास से काम नहीं चलेगा। यानी कल की टॉपिक पे 3, 4 या 5 या उससे ज्यादा वीडियोस यानी वीडियो क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। उसमें होगा कि अगर इफेक्ट हो, मतलब कोई ट्रांजैक्शन होता है, यानी इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी ये सीन तो होगा ही और उसमें नए ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। इन चीजों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उन क्लासेस से हम समझेंगे और उसको प्रॉपर वे में हम अपनी नोट्स में लिखते रहेंगे। आप याद रखिएगा, हम आपको सबको बता देना चाहते हैं, जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं इसको प्रॉपर वे में आप अपनी फेयर नोट्स बनाते रहिए, फेयर नोट्स पर लिखते रहिए, तब ये आपके ज्यादा काम आएगी। और इसी के बेसिस पर नेक्स्ट जब होगा हमारा तो हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब इस टॉपिक को जो मैंने समझाया है इसको आप अपनी नोट्स में लिखेंगे, तब वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। जैसे ही वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी ये जो अगला टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक था वो तो एक क्लास में फिनिश हो गया, आपको समझ में आ गया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। और जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें ऐसा नहीं है, एक टॉपिक पर 3, 4 या उससे ज्यादा वीडियो क्लासेस बनेंगी। तो बहुत ध्यान से आपको कोई भी केयरलेसनेस नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भी ये बताना है कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के उन डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। अगली वीडियो क्लास जब आएगी तो उसमें आपका उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस प्रॉपर वे में मिलते रहे। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जो क्लास 11 के हैं उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस क्लास 11 के लिए मिलने वाली है आपको। और उसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखेंगे ताकि हमें फीडबैक मिल सके कि आपको हमारी बातें, क्लास आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।